नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य से विगत कुछ सालों से लगातार गायब होते बाघ और बाघिन ने चिंता बढ़ा दी है। बीते एक साल में 75 में से 25 टाइगर के लापता होने की खबर है। विभागीय मॉनिटरिंग में ये जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एक साल में 11 बाघ को ट्रैक नहीं किया जा सका है, जबकि 14 बाघों के बारे में विभाग के पास कोई जानकारी ही नहीं। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किए। अब इस मामले में विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। बाघों के गायब होने का खुलासा टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद अब वन्य विभाग हरकत में आया है। राजस्थान के प्रधान मुख्य वन रक्षक और मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय ने जांच को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस में पेश करेगी। विभाग की 14 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रणथंभौर के लापता 11 बाघों के 1 साल से अधिक समय से कोई पुख्ता साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही 14 बाघों की उपस्थिति के पुख्ता साक्ष्य 1 साल से कम की अवधि में नहीं मिले। तो 3 विभाग की टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। रणथंभौर से 25 बाघ और बाघिन गायब है। 3 सदस्यीय कमेटी इसकी छानबीन करेंगी और अपना रिपोर्ट सौंपेगी। तो रणथंभौर से 25 बाघ कहां गए, इसका किसी के पास कोई लेखा जोखा नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। और अब 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है और जो कि ये तय पता करेंगे कि बाघ कहां गए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, क्या कुछ खुलासा हुआ इस रिपोर्ट में? क्योंकि जिस तरीके से बाघों का कोई लेखा जोखा नहीं है, वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं या नहीं है, जिंदा है या नहीं है, मतलब इसकी कौन रिपोर्ट लेता है, कौन किसके पास जानकारी होती है और रिपोर्ट में क्या कुछ है? देखिए, भारत में जब बाघ संरक्षण परियोजना 2004 में बनाई गई और तो खुद उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से राजस्थान को टाइगर रिजर्व रणथंभौर के लिए विशेषकर ये कहा गया कि जो बाघ अब भारत में बचे हुए हैं, उन बाघों के संरक्षण के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हर स्टेट को उठानी होगी जहां जहां पर टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। बिल्कुल। हालांकि अगर आप रणथंभौर का दृष्टिकोण देखते हैं भौगोलिक, तो वहां खासतौर पर यह है कि जो सेंचुरी बनाई गई है, जो वहां पर बाघ परियोजना के आधार पर जमीन अलॉट की गई थी, वो कहीं कम से कम 4 से 5 गांव ऐसे हैं जो उस रणथंभौर जो सेंचुरी है उसके अंदर आते हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि जब बाघ अक्सर जब आप विचरण कर रहे हैं, जब वो गांव में घूम रहे हैं, तो आम आदमी पर अटैक कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक दिन खबरें आती है कि किसी इंसान पर हमला कर दिया, किसी मवेशी पर हमला कर दिया। इससे अक्सर जो लोगों में भय है वो बना रहता है, लेकिन गांव वालों ने भी इसका उपचार निकाला। और अब जब हमने देखा कि 2 दिन पहले खबर आई कि रणथंभौर में एक बाघ पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और उससे मार गिराया, तो ऐसे ही जो ये मामला सामने आ चुका है। लेकिन बाघों की तस्करी से लेकर उनके जो अवशेष है, उनके दांत हो, उनके पंजे हो, इन तमाम अवशेषों को अक्सर बेचा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। और यही वजह है कि जब इतने बड़े स्केल पर जब जांच कमेटी बैठाई गई, उसमें जांच में आया कि 25 बाघ गायब है, जबकि सभी बाघों के गले में ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि वो 50 से 60 किलोमीटर की रेंज उनकी कम से कम वन विभाग की ओर से लगाई गई है। क्योंकि अगर आप रणथंभौर जंगल के अंदर जाएंगे तो तकरीबन 18 पॉइंट्स वहां पर ट्रैकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर वन विभाग के अधिकारी हमेशा रहते हैं। और साथ ही जो वन विभाग की ओर से जो बार बार कहा गया था कि बाघ अक्सर जो उनका एरिया है उस टेरिटरी को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो वापस लौट आते हैं। और लेकिन 2024 का ये मामला है, लगभग 1 साल होने को आया है और इस बीच 25 बाघ ऐसे हैं जो इससे निकल कर जा चुके हैं, लेकिन विभाग के पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या विभाग इसको लेकर चीज को लेकर इग्नोर करता रहा कि बाघ लौट आएंगे? क्या उन्होंने इस चीज को लेकर मॉनिटरिंग की? इन तमाम चीजों को लेकर एक टीम बनाई गई है 3 सदस्य, और वो टीम अब जांच करेगी कि क्या वन विभाग के जो अधिकारी है, सेंचुरी में जो लोग लगाए गए हैं, उन्होंने बाघों के खोने के बाद कितना उनको लेकर सर्चिंग की, ट्रैकिंग उन्होंने कितना किया,
कि बाघों को ढूंढना, क्योंकि अब भारत में जो गिने चुने बाघ है जिसमें 75 की संख्या रणथंभौर में अकेले में है और तकरीबन 45 बाघ सरिस्का नेशनल पार्क में रहे हैं। और हमने देखा कि 2 दिन अभी तकरीबन 1 महीने पहले अलवर से एक बाघ निकलकर हरियाणा बॉर्डर पे चला गया। और तो ये तमाम जो चीजें, आखिरकार ये बाघ अगर जा रहे हैं किसी बॉर्डर पर तो वो कहाँ जा रहे हैं, जब ट्रैकिंग सिस्टम उनके पास एडवांस है और तमाम जो वन विभाग के अधिकारी है बाघ के मूवमेंट पर वो अपनी गाड़ियों को लेकर चले जाते हैं उनके पीछे पीछे। तो आखिरकार क्या वजह रही है कि इतने बड़े स्केल पर जब 25 बाघ गायब हुए हैं उसके बाद विभाग चेता है और अधिकारी अब चेतने लगे हैं, तो एक बड़ी ये लापरवाही है। और वन्य जीव प्रेमी है उनमें भी खासी नाराजगी है कि जब लोग वहां पर बाघ देखने आते हैं और जब 75 बाघों में से 25 गायब हो जाते हैं तो 50 बाघों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं जंगल में खलती नजर आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग राइडिंग पर आए हैं, वहां पर सेंचुरी में घूमने आए हैं और उनको बाघ नजर नहीं आती। तो एक बड़ा ये एक विभाग की ओर से लापरवाही है। और जो सबसे बड़ी जो चीज है इसमें जो बाघों के खोने की बात की है तो ये है कि जब हम देखते हैं कि जब बड़े स्केल पर बाघ गायब हो रहे हैं और विभाग की ओर से इस पर मॉनिटरिंग नहीं है, खुद वहां पर जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं उनको भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता है कि आखिर बाघ कहाँ गए हैं। और जब हम देखते हैं कि कई बार रिपोर्ट्स आती है कि बाघ उस गांव में मरा हुआ मिला है और कई बाघों के आधे शरीर मिलते हैं, आधे कभी गर्दन गायब रहती है तो कभी उनके पंजे गायब रहते हैं। तो साफ तौर पे तस्करी का एक बड़ा जो खुलासा है वो उसमें हो सकता है। लेकिन ठीक है कुलदीप, ठीक है, आप हमारे साथ कुलदीप बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो रणथंभौर से 25 बाघ गायब है। अब सवाल ये कि वो बाघ गए कहां, वो दिख क्यों नहीं रहे और किसकी जिम्मेदारी, ये जिसकी भी जिम्मेदारी है क्या उसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर क्यों, राजस्थान उपचुनाव को लेकर संग्राम शुरू हो चुका है। तो सीएम भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उपचुनाव में पायलट और किरोड़ी का भी इम्तिहान है। पायलट यानी कि सचिन पायलट और किरोड़ी यानी किरोड़ी लाल मीणा की। परिणाम से कई नेताओं का सियासी कद तय होगा। परिणाम यानी उपचुनाव के परिणाम के बाद कई सियासी नेताओं का कद क्या है वो तय होगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में उपचुनाव में भजनलाल शर्मा यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उपचुनाव में न सिर्फ सीएम भजनलाल शर्मा बल्कि सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की भी साख दांव पर लगी। उपचुनाव के परिणाम से इन नेताओं का सियासी कद तय होगा। चुनाव हारने की स्थिति में विरोधी खेमा सीएम भजनलाल शर्मा को बदलने की मांग तेज कर सकता है। इन उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए भी परीक्षा माना जा रहा है और जिन्होंने जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में पार्टी की कमान संभाली थी। दौसा उपचुनाव में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि यहां से किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दौसा किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। और इसी प्रकार टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से सचिन पायलट की साख दांव पर लगी है। यहां से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राज्य की झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खिवंसर, चौरासी, सलमपुर और रामगढ़ सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 4 कांग्रेस के पास सीट का जिक्र कर रहे हैं हम, जबकि भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के पास एक सीट थी। और उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इन सभी सीटों के लिए चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, जैसे जैसे उपचुनाव का डेट नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल भी बढ़ रही है। ये उपचुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सचिन पायलट या कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सब के लिए ये साख का सवाल और ये एक तरीके से कहें सेमीफाइनल। देखिए, परीक्षा तो है और ये इस बात में कोई दो राहे नहीं है कि ये जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर भाजपा लड़ रही है और वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ इस बार कांग्रेस पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 7 सीटें में कोई केंद्रीय नेता यहाँ पर नहीं आएगा, कोई बाहर का नेता नहीं आएगा। सिर्फ राजस्थान के ही मंत्री, राजस्थान के ही मुख्यमंत्री और राजस्थान का विपक्ष इन चुनावों में अपनी पूरी जान झोंके हुए हैं। खासतौर पर सबसे ज्यादा जो निगाहें बनी हुई है वो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर है, क्योंकि अभी उपचुनाव है, 7 सीटें हैं। अगर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक कद बढ़ा है और इसके साथ ही अगर ये सीटें हार जाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक बड़ा डैमेज और मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा मैसेज केंद्रीय मंत्रिमंडल को पहुंच जाएगा। और साफ तौर पर ये अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, खुद मदन राठौड़ भी इसमें शामिल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उनको जिम्मेदारी सौंपी गई और जिम्मेदारी में हमने देखा कि सदस्यता अभियान चला, वहां पर डैमेज दिखा।
सदस्यता अभियान में कई खामियां नजर आई, कार्यकर्ताओं में जोश नजर नहीं आया। यानी कि अब कुलदीप, ये उपचुनाव ये तय करेगा कि किसका सियासी कद राजस्थान में कितना है, ये भी तय कर लेगा और ये सेमीफाइनल की तरह भी देखा जा रहा है। कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर विस्तार पूर्वक से हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान में ये जो उपचुनाव है, इससे पूरे राजस्थान में तनाव है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अजमेर जिले के पुष्कर में लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला अब परवान चढ़ने लगा है। ये तो पुष्कर पशु जो मेला है, इसकी शुरुआत शनिवार 2 नवंबर से ही हो गई थी और उसके बाद से लगातार पशुओं की चौकियां लगना शुरू हो गया और रेतीले धोरों पर पशुओं की रौनक देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में ऊंट, घोड़े, गाय, भैंस सहित अन्य पशु बिकने के लिए यहाँ पर आते हैं और इस बार भी पुष्कर पशु मेले में से एक से बढ़कर एक पशु बिकने के लिए आए हैं और जिनकी खरीद फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। खेला मैदान पशुओं से गुलजार रहने लगा है। पशुपालक को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ग्राहक आएंगे और उनकी पशुओं की खरीदी करेंगे और इसके साथ ही खरीदार भी अपनी पसंद के पशुओं को खरीदने के लिए पुष्कर मेले में पहुंच रहे हैं। मेले में सांचौरी, जैसलमेरी देशी ऊंट है जो ग्राहकों को पसंद आते हैं। उन ऊंटों की कीमत 25,000 से 2.5 लाख रुपए तक है। पुष्कर पशु मेले में अब तक 1152 पशुओं की आमद दर्ज की गई है, यानी कि आ चुके हैं। इनमें से 704 राजस्थान से और 448 राजस्थान के बाहर के पशु हैं। इन पशुओं में ऊंट वंश के कुल 462 में 442 राजस्थान के और 20 राजस्थान के बाहर से हैं और इसी प्रकार जो अश्व वंश है यानी कि घोड़े की बात की जाए तो कुल 689 पशुओं में से राजस्थान के 261 और राजस्थान के बाहर से 428 है और वहीं पर भैंसों की भी संख्या काफी है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दौसा विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अब पूरी तरीके से सियासी परवान चढ़ने लगा है, जिसके चलते आज दौसा विधानसभा के कुंडल गांव में सचिन पायलट ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सभी जातियों के मंत्रियों को गली गली में प्रचार के लिए घुमा रही है, कहीं आप लोग इसके बहकावे में मत आ जाइएगा। पायलट ने कहा कि भाजपा चाहे कितनी भी तंत्र लगा ले, कितने मंत्रियों को लगा ले, लेकिन यहां से कांग्रेस ही जीतेगी। उधर भाजपा पर हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने यह भी कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में गोलियां चली, आपस में लोगों को लड़वाया गया। इतना ही नहीं, भाजपा ने प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर दिया। पायलट ने मजाक में मंच से कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के डीसी उपनाम की परिभाषा डायरेक्ट करंट से बताई। जो राजनीति उभरी है उसमें लोग समझ गए हैं कि जोर तोड़ की राजनीति है और कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का परफॉर्मेंस, हम नंबर 1 पार्टी थी अपने गठबंधन में और हमारा जो एनडीए का गठबंधन है बड़ा मजबूत है। शरद पवार साहब और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और शायद पहली बार हम लोग मिलकर अपनी घोषणा भी करेंगे चुनाव को संबंधित घोषणाओं को लेकर। वहाँ पर हमारे पक्ष में माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र के लोग समझ चुके हैं कि जो लूट और भ्रष्टाचार भाजपा और उसके सहयोगियों ने किया है और सरेआम किया है, उसका जवाब जनता देगी। जो पार्टियों में तोड़ फोड़ की गई है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत पहले से हम लोग तैयारी में थे। मुझे मराठवाड़ा की जिम्मेदारी दी है, लगभग 50 सीटें वहाँ पर हैं, तो हम लोग अच्छा प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा गठबंधन मजबूत है। झारखंड में जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर भी बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री को जबरदस्ती आप जेल में डाल दें, एजेंसी का दुरुपयोग करें, सीबीआई, ईडी का, इनकम टैक्स का। लोग समझ गए कि सत्ता पाने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए सरकार पूरी तरह एजेंसी का दुरुपयोग करती है। उसका भी रिएक्शन हमारे पक्ष में। तो उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई के नेतृत्व यानी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सऊदी अरब के निवेश सहायक मंत्री इंजीनियर इब्राहिम यूसुफ अल मुबारक और निवेश उप मंत्री सारा अल सईद के साथ बातचीत की। राजस्थान में नए निवेश और व्यापार के अवसरों को सुगम बनाने के लिए सहयोग की मांग करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल को व्यापार समर्थक नीति सुधारों से अवगत कराया और मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने विकास क्षेत्र में रियाद स्थित स्विस हॉस्पिटैलिटी कंपनी और जेद्दा स्थित 100 सी वेंचर्स के साथ निवेश समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने रियाद स्थित इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अल्फानार प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ भी बहुत सार्थक बातचीत की, जिसने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में नए निवेश करने की इच्छा व्यक्त की।
तो वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार धर्मांतरण को लेकर सख्ती के मूड में है और इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को भी लेकर सरकार नियम कायदे बनाने में तैयारी कर रही है। राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने अभी बातचीत करते हुए ये कहा कि सरकार जबरदस्ती और किसी तरह के लोभ लालच के जरिए होने वाले धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सवाल पर कई तरह के सवाल भी इस दौरान मुख्यमंत्री से पूछे गए, जहां पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार इस पर पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। तो टोंक जिले की देवरी उनियारा उपचुनाव को लेकर दूनी में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की चुनावी सभा हुई। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में दिया कुमारी ने आम जनता को संबोधित किया। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, हीरालाल नागर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता और कई नेता बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, 7 सीटों पर कमल खिलेगा। बारिश के बाद प्रदेश में सड़कों के हालात पर दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में घटिया सड़कें बनी थी, इसलिए जल्दी टूट गई वो, अब रिपेयरिंग की जा रही है, अब सड़कें अच्छी बन जाएंगी और हम क्वालिटी पर भी ध्यान देंगे। 10 महीने में बड़े काम होने शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। बिजली की समस्या कांग्रेस सरकार में खराब थी, आगामी दिनों में बिजली संकट भी खत्म हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल जीवन मिशन में कथित घोटाले को लेकर एसीबी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और इस मामले में 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। घोटाले के तहत जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जांच की जाएगी। एसीबी ने यह भी स्पष्ट किया कि महेश जोशी को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों से भी सख्ती से पूछताछ की जाएगी। यह मामला सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि एसीबी की जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं या क्या कुछ खुलासे होने की संभावना है। आपको यह भी बता दें कि जल जीवन मिशन में घोटाले का मामला गहलोत सरकार के समय किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया था। मीणा अशोकनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, जहां पर मुकदमा दर्ज नहीं होने पर थाने के बाहर बैठ गए थे और 2 दिन बाद 22 जून 2023 को उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। और एसीबी का यह कदम राज्य में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। तो वहीं जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के मर्डर का आरोप अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और आरोपी एक सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को पूरी तरीके से उलझा कर रख दिया है। आपको बता दें कि अनीता आरोपी के घर पर ऑटो के जरिए पहुंची थी। उस दौरान अनीता ने सलवार सूट पहना था, लेकिन जब शव मिला तो मृतकों ने घाघरा चुनरी पहना हुआ था और ऐसे में कपड़े क्यों बदल गए और इसे लेकर भी पुलिस उलझती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अनीता 27 अक्टूबर को लापता हुई थी और 30 अक्टूबर की शाम उनका जो शव है वो 6 टुकड़ों में पुलिस को बरामद हुआ था। तो वहीं मूंगफली की फसल इस साल बीकानेर जिले के किसानों की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले 20% मूंगफली ज्यादा आवक हुई है और क्योंकि पैदावार बंपर हुई है। पिछले साल जहां अनाज मंडी में करीब 80 लाख से भी ज्यादा बोरियों की आवक हुई थी और इस बार करीब यह आंकड़ा 1 करोड़ बोरियों के पहुंचने की उम्मीद है। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होने की उम्मीद भी मानी जा रही है। मूंगफली की आवक बढ़ने से किसानों के साथ मंडी के व्यापारियों की आय में भी जबरदस्त इजाफा होने वाला है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में पिछले दिनों हुई पुलिस की एएसआई भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के मामले में दोषियों को सजा मिलेगी। ये जांच के बाद सामने आ जाएगा कि कितने लोगों को सजा मिलने वाली है। राजस्थान में अब होने वाले उपचुनाव में जनता मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देकर विजयी बनाएंगे। चूंकि 7 विधानसभा के उपचुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन राजस्थान की महिला और बाल विकास और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री मंजू बागमार का
कहना है कि वो अपने संक्षिप्त दौरे पर बीकानेर पहुंची हुई हैं और उन्होंने ये बताया कि राजस्थान में विपक्ष को कुछ बोलने को चाहिए, इसलिए वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री और पर्ची वाला सरकार बोलते हैं। विकास विभाग के मंत्री मंजू वर्मा बात करते हैं, बीकानेर दौरे पर हैं। वो गड़बड़ घोटाले जो हुए, एसआई की जांच कमेटी में भी है शामिल, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके तुरंत बाद में आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह बेरोजगारों के अंदर एक असंतोष व्याप्त था कि करीब 17 बार उनके पेपर लीक हुए थे और उनमें बार बार जो ये कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर एक भय सा व्याप्त था। उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिए तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया कि तुरंत जो है इस प्रकार के जब भी कोई आगे इस तरह की कोई होती है घटनाएं तो उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको एक तरह से राहत प्रदान की कि अब जो हमारी सरकार आई है और इस सरकार के अंदर जो है आप लोगों के साथ में किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं होगा। राजस्थान में पर्ची सरकार, मुख्यमंत्री पर्ची वाले, इस तरह कई चीजें जो सामने बोलते हैं, जो खासतौर पर कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों का तो जो अच्छी चीज होती है उसके ऊपर भी आरोप लगाने का उनका काम ही है, क्योंकि अभी और भी कोई काम है भी नहीं कि केवल इस तरह से आरोप लगाना है। जबकि आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से रात और दिन कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से वो रात दिन काम कर रहे हैं, उसी की तुलना में यदि मुख्यमंत्री महोदय से देखें तो वो भी रात दिन काम करके राजस्थान के विकास को आगे अग्रसर ले जा रहे हैं। अंतिम सवाल, राजस्थान में आप चूंकि पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं, राजस्थान की सड़कें हैं जो हिचकोले खा रही है, जगह जगह गड्ढे हैं, इनका इलाज अभी तक नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? भैया, पहला हमारा बजट था जिसके अंदर हमने राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बहा दी थी। तो ये थी मंजू वर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में कुछ समय चाहिए सड़कों को जो कि बदहाली से निकालने में, अभी कुछ ही समय बीता है। तक हम बात करें विधानसभा के उपचुनाव की तो सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो अगली खबर अजमेर जिले की नसीराबाद से है, जहां राजस्थान धरोहर प्राधिकरण मंत्री ओंकार सिंह लखावत जयपुर से चित्तौड़ जाते समय नसीराबाद कोटा चौराहा स्थित डेलक्स होटल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व छावनी परिषद वाइस चेयरमैन योगेश सानी के पिता के निधन पर 11वें पगड़ी रस्म में शामिल होकर सोनी के स्वर्गीय पिता नवरत्न मलसोनी को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पूर्व पार्षद योगेश सनी से बात कर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। तो उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी की तबीयत जो है वो बिगड़ने की खबर है। कड़ी सुरक्षा के बीच रियाज अत्तारी को जेएलएन अस्पताल ले जाया गया है। रियाज अत्तारी को यूरोलॉजी विभाग में दिखाया गया। रियाज को पहले भी परेशानी आ चुकी है, उसके साथ ही हार्डकोर अपराधी सिकंदर और एक अन्य हार्डकोर अपराधी को भी जेएलएन अस्पताल लाया गया। कैदियों को अस्पताल लाने के कारण अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सभी का उपचार करने के बाद पुलिस उन्हें फिर से हाई सिक्योरिटी में जेल ले गई और सभी आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद हैं। तो वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों को बाघों की जमकर साइटिंग हो रही है, तो कई पल पर्यटकों को खासा रोमांचित करने वाले रहते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई से बाघ देखने और जंगल सफारी करने का आनंद लेने के लिए सरिस्का पहुंचे पर्यटकों की उस समय सांसें थम गई जब एक युवा बाघ घुर्राते हुए उनकी जिप्सी के आगे से निकला और बाघ के जंगल में आ जाने के बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली। पर्यटकों को एक दल को सरिस्का में सदर गेट के पास सरिस्का का युवराज बाघ नजर आया। तो झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के गुवाड़ी गांव में बिजली की चपेट में आने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि खेत पर काम करते समय मोटर के तारों में करंट आने से व्यक्ति के हाथ पैर झुलस गए। गंभीर हालत में अनार सिंह को मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने अनार सिंह को जहां पर मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही दांगीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। तो उदयपुर वाटी नीम का थाना अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम यह है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते डॉक्टरों की मनमर्जी चल रही है। अस्पताल छोड़कर बीच में ही डॉक्टर वहां से चले भी जाते हैं। मरीजों को इंतजार करना पड़ता है और भारी परेशानियों का सामना भी। मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या अस्पताल में लगातार बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने से अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान। नीम का थाना जिले के उदयपुर वाटी सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला जो हम आपको बता रहे हैं।
तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दौसा पहुंचे, जहां उपचुनाव को लेकर बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही। मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान भी इस दौरान सामने आया। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस से झूठी बड़ी पार्टी वर्ल्ड में कोई हो ही नहीं सकती है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। प्रदेश में 7 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी और भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का सम्मान करती है और सैनिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर में होने का दावा कर अदालत में वाद और दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। गुप्ता ने अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाने में धमकी देने वाले अज्ञात युवक के खिलाफ शिकायत की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पुलिस को बताया कि 5 नवंबर को कोर्ट में तारीख और पेशी होने के कारण वो 3 नवंबर को अजमेर आए हैं। वहीं बालोतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट की खेप बरामद की है। आपको बता दें कि बालोतरा की डीएसटी टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक के पास से बड़ी मात्रा में जाली नोट बरामद किए हैं। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि जिले में नकली नोट पहुंचने की सूचना पर जिला स्पेशल टीम और साइबर टीम ने कड़ी निगरानी शुरू की, जिस पर कल देर रात आसोत्रा रोड पर एक बाइक सवार की तलाशी ली तो उसके पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए। पुलिस द्वारा जांच करने पर सभी नोट नकली पाए गए और डीएसटी टीम ने युवक भरत माली निवासी तिलवाड़ा हाल बलोत्रा को गिरफ्तार कर जसोल थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने युवक के पास से 500 रुपए के करीब 8,97,000 की जाली नोट बरामद किए। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।